हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी में 2023 में जितने सारे क्वेश्चन आए थे, हम लोग उसका डिस्कशन से मतलब कर रहे थे। तो इसी सीरीज़ में हम लोग आगे इकोनॉमी का करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? वो 2007 से 2022 थी। ठीक है, यह हाईलाइट पर इसलिए कर दिया गया है क्योंकि आँख में दर्द हो। ठीक है, बाकी आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये इसीलिए क्या नाम है, हम अंडरलाइन भी नहीं करते क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। तो सीधे देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2007 से 2012 थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 2007 से 2012 तक थी। इस पंचवर्षीय योजना की थीम तीव्र और अधिक विकास, समावेशी विकास थी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो उच्च उपज वाली किस्म, हाई यील्ड वैरायटी। ठीक है, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV से तात्पर्य हाई यील्ड वैरायटी है, अर्थात उच्च उपज वाली किस्म से है। इसे चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। भारत की दुग्ध क्रांति की चरण 1 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल, बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ। भारत की दुग्ध क्रांति की चरण 1 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ और EEC द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। इसके लिए NDDB ने कार्यक्रम की योजना बनाई और EEC की सहायता के विवरण पर बातचीत की। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो तीसरी। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इस पंचवर्षीय योजना ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ भारत के रक्षा क्षेत्र पर भी अपना मुख्य ध्यान केंद्रित किया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो M विश्वेश्वरैया। भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक सर M विश्वेश्वरैया हैं। इन्हें सर MV के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य को और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था? और यह बहुत सफल रहा। तो भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था। ये योजना सफल रही और अपने निर्धारित लक्ष्य 5% से अधिक 6% की वृद्धि दर प्राप्त की। मुद्रा एवं बैंकिंग। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे रेपो दर कहते हैं। ठीक है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देता है उसे रेपो दर कहा जाता है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान RBI अध्यक्ष शक्तिकांत दास 25वें हैं। ये अपडेट कर लीजिएगा। तो ये 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा जी हैं, RBI के गवर्नर 2025। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थानों को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया? तो लिबोर। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य नियमित संस्थाओं को लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिबोर में परिवर्तन का निर्देश दिया है। लिबोर व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है। यह औसत ब्याज दर का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर बैंकों का अनुमान है कि वे विशिष्ट समय अवधि के लिए लंदन इंटरबैंक मार्केट में एक दूसरे से उधार ले सकते हैं। नेक्स्ट है, जब नकद आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। ठीक है,
CRR एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण है जिसका उपयोग RBI द्वारा तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जबकि RBI CRR को बढ़ाता है तो बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम हो जाता है। इससे उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, जिससे परिणामस्वरूप कम पैसा प्रचलन में आता है। इससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, लेकिन आर्थिक विकास की गति भी कम हो सकती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान या NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी। तो ये इसका आंसर बी है। राष्ट्रीय बैंक संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो विजया बैंक। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण 1969 के दौरान जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें शामिल है इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक तथा यूनियन बैंक। नेक्स्ट है 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो अधिनियम 61। संसद द्वारा नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी 1981 के अधिनियम 1961 के तहत दी गई थी। यद्यपि कि नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ। नरसिम्हन समिति के सिफारिशों के अनुपालन में RBI के नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अनुपालन में RBI ने बैंकिंग क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश तैयार किए थे। नरसिम्हन समिति की स्थापना अगस्त 1991 में RBI के पूर्व गवर्नर M नरसिम्हन की अध्यक्षता में की गई थी, जिसने बैंकिंग क्षेत्र और पूंजी बाजार सहित वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए व्यापक सिफारिशें की थी, ठीक है। नेक्स्ट है बजट एवं लोक वित्त राजकोषीय नीतियाँ निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? तो कर सुधार। 1991 में आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा था ट्रेड एंड कैपिटल इनफ्लो रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन, जबकि भुगतान संतुलन, समायोजन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का हिस्सा था, ठीक है। नेक्स्ट है यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की। लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करता है? तो गंतव्य आधारित कर। GST एक गंतव्य आधारित कर है जो निर्माता से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। इसे प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर लागू किया जाता है, जिससे क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह होता है।
अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सर्वप्रथम केलकर टास्क फोर्स द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य मौजूदा जटिल और खंडित कर ढांचे को एकीकृत कर प्रणाली से बदलना था, जो अनुपालन को सरल बनाए, कैस्केडिंग को कम करे तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगा। ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या एवं नगरीकरण। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। थार मरुस्थल दुनिया का सबसे व्यापक रूप से घनी आबादी वाला रेगिस्तान है, जिसका जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गरीबी, बेरोजगारी और सरकारी योजनाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। संविधान का अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क का प्रावधान करता है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार पार्टनर बना? तो 1995 में। भारत ने 1992 में एक क्षेत्रीय वार्ता साझेदार सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर सचिव स्तर की बातचीत के रूप में, और उसके बाद 1995 में एक वार्ता साझेदार के रूप में अभियान का औपचारिक भागीदार बना। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बगदाद। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है, जिसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा 10 सितंबर 1960 को बगदाद में सम्मेलन में बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इस संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति है, तो यह 1.7 लाख। मौजूदा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 1.72 लाख है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी? तो मध्यम और लघु उद्योग। नेक्स्ट है, भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से मध्यम और लघु उद्योगों के विकास के लिए सहायता देता है। राज्य वित्तीय निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत की गई थी। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण एडा का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है, जहाँ यह वर्ष 2001 में दिल्ली में स्थानांतरित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो नाबार्ड नहीं है। नाबार्ड एक डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं है। यह 12 जुलाई 1982 को आरबीआई के कृषि ऋणों, कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीतिक, प्रत्याशित और व्यावहारिक अनुसंधान के लिए एक केंद्र अभिकरण नोडल है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। ठीक है। बेंगलुरु, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। सॉरी,
यह कृषि मंत्रालय के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सरकार ने पेंशन विधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु, तो ये आपकी 65 से 70 साल। PFRDA ने लोकपाल की आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी है। PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने हेतु संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है, जो वित्तीय सेवा विभाग के अधीन कार्य करता है। एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय सरकार के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है। सार्वजनिक ऋण कार्यालय या ऋण प्रबंधन कार्यालय एक स्वायत्त सरकारी एजेंसी है जो सरकार के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है। ठीक है। सार्वजनिक ऋण की मुख्य स्रोतों की सूची सरकारी प्रतिभूतियों, राजकोषीय बिल या T-बिल, बाहरी सहायता, अल्पकालिक ऋण, केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण है। ठीक है। सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो यह वन खेती का विज्ञान है। सिल्वीकल्चर वनों एवं वन्य संसाधनों के विकास एवं गुणवत्ता वर्धन का विज्ञान है, अर्थात यह उन्हीं खेती का विज्ञान है। यह वन खेती का विज्ञान है। अन्य सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों को उगाने वाला विज्ञान, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, विटीकल्चर अंगूर की खेती और ओलेरीकल्चर सब्जी विज्ञान। नेक्स्ट है SHG BPL स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है। तो ई शक्ति स्वयं सहायता समूह SHG के डिजिटलीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की एक पायलट परियोजना है। इसकी शुरुआत SHG की वही खाता की गुणवत्ता के सुधार और बैंकों को प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से समूह के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने जैसे कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए की गई थी। ठीक है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो अध्याय 2। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अध्याय 2 में पुरुष और महिला को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट है, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो बेंगलुरु नहीं था। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख नगरीय शहरों यथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। नेक्स्ट है, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में बागवानी के लिए जिम्मेदार है? तो बागवानी। वर्ष 1991 से 2003 के बीच की अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति की अवधि के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी से संबंधित है। गन्ने से उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट की समिति। तो इकोनॉमी का क्वेश्चन यही तक था, बाकी सामान्य साइंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है, बाय।